तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन लोगों का आने वाले दिनों में यानी दिसंबर महीने में एग्जाम होने वाला है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की है और आप लोग कैसे एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लेकर आ चुका हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको जो परीक्षा होने वाली है ना, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया अभी तक अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो फटाफट आ जाइए, वीडियो में जुड़ जाइए और तैयारी कर लीजिए। अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिक से अधिक पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और बताता हूं मैं आप लोगों को। पूरा वीडियो देख लेना, बहुत ही यहाँ पर देख लीजिए। मॉडल पेपर के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन होते हैं ना, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो बहुत ही पसंद आएगा भैया, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। और इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का 100% अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले पवन के कार्य, पवन के कौन कौन से कार्य हैं। तो अपरदन एवं निक्षेपण के अभिकर्ता के रूप में वायु के कार्यों का वर्णन कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आप लोगों का, मरुभूमि दृश्यावली का चित्रों सहित उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हैंड राइटिंग थोड़ा आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छा खासा अगर आप पढ़ने में संपन्न हैं, अच्छा खासा आप पढ़ सकते हैं, तो आप लोग इसे अपने राइटिंग में लिख लेना, या फिर इसे आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कंप्यूटराइज वाला टाइपिंग वाला वर्ड में। तो वायु अनाच्छादन के कार्यकर्ता के रूप में अर्धशुष्क तथा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से कार्य संपन्न करती है। अनाच्छादन के अन्य कारणों जैसे हिमानी नदी, भूमिगत जल तथा समुद्री तरंगों की भांति वायु जब तीव्र गति से चलती है तो अपरदन कार्यों द्वारा चट्टानों को काटती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वायु के द्वारा भी अपरदन होता है, यानी अनाच्छादन के अंतर्गत आपको अपरदन, अपक्षय और निक्षेप ये तीनों देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपक्षय तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, केवल अपरदन देखने को मिलेगा, क्योंकि अपक्षय तो होता है सूर्य के प्रकाश से और नदियों के सॉरी दोस्तों ओस से, रात्रि में जो ओस गिरती है या पानी गिरते हैं उससे। तो क्या होता है, तो अपरदन कार्यों द्वारा चट्टान को काटती है। तो क्या होता है, अपरदन कार्यों द्वारा चट्टानों को काटती है और छोटे छोटे पदार्थों के साथ उड़ाकर ले जाती है। छोटे छोटे पदार्थों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। जहां पवन की गति कम होती है वहां इन पदार्थों का निक्षेप यानी फेंक देती है, वहां पर निक्षेप कर देती है। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार का कार्य करती है। क्या, अपरदन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। अपरदन यानी काट लेती है, परिवहन मतलब लेकर जाती है, और निक्षेपण मतलब कहीं पर इकट्ठा करती है। तो वायु का अपरदन कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित रूप से कितने 3 रूपों में होता है। कौन कौन सा, अपघर्षण द्वारा अपरदन, सन्निघर्षण द्वारा अपवर्षण और अपवाहन द्वारा अपरदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कि कहते हैं कि अपघर्षण क्या है, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा ना, अपघर्षण क्या है। तो चलिए अपघर्षण बता देता हूँ कि पवन की गति तेज होने पर अपने साथ छोटे आकार के कंकड़, पत्थर तथा रेत के कणों को उड़ाकर ले जाती है। और जो पवन के अपरदन औजारों के रूप में मार्ग की चट्टानों को रगड़कर घिसते रहते हैं, इस प्रकार चट्टानें अपरदित हो जाती हैं। क्या कहा गया यहाँ पर, जैसे कोई चट्टान है और जब पवन उड़ती है तो उसके साथ धूल कण जो भी है, तो इधर से जैसे मान लीजिए इधर से हवा चल रही है भाई, सनन सनन साए साए, यहाँ पर जब इससे घिसेगी ना, इसके किनारे से मतलब गुजरेगी। जैसे कि आप लोगों आंधी में देखे होंगे कि जब आप खेतों में रहते हैं तो धूल का आप लोग, यदि आप मतलब नग्न होते हैं या केवल जैसे बनियान वगैरह पहने होते हैं या हाफ शर्ट पहने होते हैं, तो जब धूल के कण उड़ते हैं तो आप लोगों के खालों में भी मतलब जो ऊपरी परत होती है ना आप लोग खाल की, उसमें मतलब घर्षण होता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई घिस रहा है कुछ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर औजारों की तरह से चट्टानों को घिसती हैं, और वो चट्टानें जो घिसती हैं तो वो उड़ाकर अपने साथ मिट्टी ले जाती है। फिर क्या है, सन्निघर्षण। सन्निघर्षण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि तीव्र पवन के साथ उड़ने वाले कंज आपस में, सॉरी दोस्तों कंज लिखा है कि कण लिखा है भैया, एक लोगों से पीडीएफ मंगाया था तो इतनी बेकार राइटिंग की क्या बताऊं मैं। आपस में भी टकराते हुए पवन के साथ चलते हैं और आपस में टकराने से अति महीन कणों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। भाई आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लेना, बहुत ही
अब क्या बताऊं, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, इतना हेल्प कर दिया उसने, इतना ही सही है। यदि आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं अदर लोगों की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने द्वारा बनाए गए नोट्स सेंड कर सकते हैं। बहुत ही मेहरबानी होगी आप लोगों को, और अन्य लोगों का भी इससे क्या हो जाता है, भला हो जाएगा, उनका भी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई कंपटीशन तो हर कोई करता है, तो इसके चक्कर में आप मत ऐसा कीजिए कि हाँ आप अगर पीडीएफ प्रोवाइड करा दोगे तो दूसरों का ज़्यादा तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई, तैयार वो वही करेगा जितना उसको तैयार करना होगा। अगर इसको तैयार करना है ना, तो मोबाइल से, यूट्यूब से और क्रोम से कहीं से भी सर्च करके लिख लेगा अच्छे खासा। अब क्या है, अपवाहन क्या है, तो अपवाहन धरातल पर स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए मिट्टी के कण और ढीली चट्टानों को की परतों को हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, जिससे चट्टानों में छिद्र तथा गर्त यानी कि दरारें पड़ जाते हैं। इस क्रिया को अपवाहन कहते हैं। क्या होता है, जब ढीली चट्टानें होती हैं वो उसको उड़ा कर ले जाती है, और जिससे चट्टानों में छेद हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने धान की खेती में देखा होगा, धान की खेती में मतलब जिसको हम लोग गांव में पोपरा बोलते हैं, यानी ऊपरी मिट्टी बहुत फट जाती है मिट्टी चारों ओर से, और बीच में टुकड़ा हो जाता है। तो यदि इतनी तेज आंधी आए कि वो उड़ जाए, तो जब वो उड़ जाएगा तो वहाँ पर गड्ढा या छेद हो जाएगा। जैसे ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। और उसका मैं आकार बता दूं कैसा रहता है मिट्टी का। मान लीजिए एक खेत है, एक खेत है, तो खेत में ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे मतलब सब पूरे दरारें पड़ जाती है, सब फट जाती है पूरी जमीन। तो फिर अब देखते हैं कि वायु के अपर्दन कारक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है पवन की गति, चट्टानों की प्रकृति और वायु में उड़ने वाले कणों की मात्रा, जलवायु दशाएं। इतना आप लोग को देखना रहेगा। तो पवन की गति कैसे प्रभावित करती है, कि पवन की गति अपर्दन क्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तीव्र गति से चलने वाली पवन अधिक अपर्दन तथा इसके विपरीत मंद गति से चलने वाली पवन अपर्दन कारक को प्रभावित करती है। जो मंद गति से चलती है वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे जब तीव्र गति से चलेगी तो कुछ अपने साथ उड़ाकर लेकर जाएगी, और जब मंद गति होगी तो वहाँ पर वो उसको छोड़ देगी मिट्टी को। तो ये हो गया तीव्र और मंद गति का कार्य पवन की गति के ऊपर निर्भर रहती है। फिर चट्टानों की प्रकृति कैसी है, वो सख्त है या मुलायम है, या फिर कोमल कठोर। यहाँ पर तो कोमल कठोर या सख्त। कठोर चट्टानों का अपर्दन वायु द्वारा कम होता है, जबकि कोमल चट्टानों को पवन तेजी से अपर्दित कर लेती है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कठोर चट्टानें होंगी वो हिलेंगे नहीं, और ये कोमल चट्टानें होंगी वो बहुत ही जल्दी घिस जाएंगी, इससे उसका ज़्यादा अपर्दन होगा, अक्षय होगा। फिर क्या है, वायु में उड़ने वाले कणों की मात्रा, यदि कणों की मात्रा ज़्यादा है तो भी अपर्दन ज़्यादा होगा, यदि कम है तो कम होगी। जैसे कि यदि वायु के साथ उड़ने वाले कंकड़, पत्थर और रेत के कणों की मात्रा अधिक है तो अपर्दन अधिक होता है, और वायु के साथ ये कण कम संख्या में हो तो अपर्दन कम होता है। वायु के साथ उड़ने वाले कण पवन के औजार होते हैं, यानी कि ये भैया उनके हथियार होते हैं जो कि घर्षण करके अपर्दन करते हैं चट्टानों की। अब जलवायु की दशाएं, यानी कि शुष्क जलवायु में अपर्दन अधिक होता है, क्योंकि शुष्क जलवायु में क्या होता है, चट्टानें एकदम बिखर जाती हैं, एकदम ढीली पड़ जाती हैं, उनकी नसें यानी कि उनकी पकड़ तथा प्रभाव अधिक पड़ता है। जबकि आर्द्र प्रदेशों में अपर्दन कार्य अधिक प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि वो नमी रहती है, नमी के कारण वो मिट्टी उड़ नहीं पाती चट्टानें। अब पवन के द्वारा अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति, यहाँ पर देख लीजिए पवन प्रवाह की दिशा और गर्त, वात गर्त। यहाँ पर ऐसे क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी की ढेर है, पवन आई और यहाँ से जो थोड़ा है यहाँ से मिट्टी उठाई और ऐसे लेकर गई, ऐसे लेकर गई, तो यानी ये आकृति ऐसे बनती चली जाती है, और इसकी को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। वात गर्त, गारा या छत्रक, ये बहुत ज़्यादा पूछा था। छत्रक शिला, जिसे छत्रक शिला बोलते हैं। तो रेत तथा बजड़ी कणों युक्त हवाएं जब सामने पड़ने वाली चट्टान पर प्रवाह करती हैं तो निचले भाग के ऊपरी भाग से अधिक घिसती हैं, क्योंकि हवा के निचले भाग के रेत के कणों की मात्रा अधिक होती है, अपर्दन अधिक होता है तथा ऊपरी भाग छत्रक तथा मशरूम की तरह दिखने लगता है, इसीलिए इसको गारा या छत्रक कहते हैं। ये कैसा होता है, ये होता है आप लोगों को ऐसे, यानी कि यहाँ से पवन तेजी से क्या होता है, जब वजन चीज जो रहेगा ना नीचे ही आएगा तो कण यहाँ से नीचे तक ही रहेंगे, ऊपर हवा रहेगी तो हवा चली जाएगी, लेकिन कण इसे घिसते चले जाएंगे, इसीलिए ये छत्रक बन जाता है। फिर ज्यूजिन, इसके साथ भूस्तंभ या डेमोइसल, यारडांग,
इंसेलबर्ग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंसेलबर्ग। और ये भूस्तंभ या डिमोइसल, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और इसी के साथ एक और है जालीदार शिला, तो जालीदार शिला आप लोग देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और वायु के परिवहन कार्य, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इतना तैयार कर लेना, बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा क्या क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।